नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक डेली करंट अफेयर विद एमसीक्यू सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये वीडियो हम 2-4 दिन के बाद लाए हैं क्योंकि कुछ परेशानियां चल गई थी, इसके कारण हम वीडियो नहीं बना पाए। तो भी अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो वीडियो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। मात्र 10-12 मिनट की वीडियो रहेगी और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न बनता है, वर्ष 2022-23 के लिए भारत की गरीबी दर के बारे में एसबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक शोधकर्ताओं ने क्या रिपोर्ट दी है। ऑप्शन ए 15% तक बढ़ गई है, ऑप्शन बी 10% तक स्थिर रही है, ऑप्शन सी 4.5 से 5% तक गिरावट आई है, ऑप्शन डी 20% तक बढ़ गई है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन सी, 4.5 से 5% तक की गिरावट आई है। यह 2011 में भारत की ग्रामीण गरीबी जो दर थी वह 25.7% से घटकर यह अब 7.2% रह गई है। और 2022-23 में एसबीआई के अनुसार गरीबी जो दर है यह 4.5 से 5% तक गिरावट इसमें आई है। और यह जो गरीबी दर है यह ग्रामीण क्षेत्र में तो 1622 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1929 रुपये के आधार पर यह रिपोर्ट निकाली जाती है। और यह एसबीआई के अनुसार 4.5 से 5% की गिरावट गरीबी में देखी गई है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत शासक के अंतिम वर्षों के बारे में एक फ्रांसीसी उपन्यास क्राउच के बंगाली अनुवाद के लिए रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार का 7वां संस्करण किसने जीता है। ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी पंकज कुमार चटर्जी, ऑप्शन डी झुम्पा लाहिड़ी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही है वो है ऑप्शन सी, पंकज कुमार चटर्जी ने रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2023 जीता है। याद रखिए, रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार का 7वां संस्करण है और यह पंकज कुमार चटर्जी के द्वारा जीता गया है। और यह जो पुरस्कार जीता है एक फ्रांसीसी उपन्यास क्राउच के बंगाली अनुवाद के लिए रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार पंकज कुमार चटर्जी ने। और पूछा जाए कौन से नंबर का है तो उत्तर होगा 7वें नंबर का है। याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न होता है, वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए कितने कलाकारों का चयन किया गया है। ऑप्शन ए है 47, ऑप्शन बी है 59, ऑप्शन सी है 81, ऑप्शन डी है 92। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, 92 कलाकारों का चयन किया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में 6 व्यक्तियों या प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अकादमी फेलो या अकादमी रत्न के लिए चुना गया है। और संगीत नाटक अकादमी की जो शुरुआत है यह वर्ष 1952, गलती हो गई थी। तो इसका उत्तर जो होता है वो उत्तर तो ठीक है इसका, ऑप्शन डी 92। परंतु संगीत नाटक अकादमी की जो शुरुआत है वो 1992 में इसकी शुरुआत की गई। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होता है संगीत अकादमी नाटक पुरस्कार 2022-23 के लिए 92 व्यक्तियों को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 10 फार्मो गांवों के निर्माण के पक्ष में शुरू में प्रस्तावित फार्म सिटी परियोजना को छोड़ने
के निर्णय की घोषणा की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने फार्मासिटी परियोजना को छोड़ने की निर्णय लिया है और यह 10 फार्मा गांवों के निर्माण के पक्ष में शुरू की गई थी योजना, और ये तेलंगाना इसमें अब छोड़ने वाला है। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं और प्रचारकों की चेतावनी के बावजूद कौन सा देश भविष्य की पीढ़ी के लिए तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले विश्व के पहले कानून को निरस्त करेगा? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी स्वीडन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को निरस्त करने वाला विश्व का पहला देश बनने वाला है। और तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है जो कैंसर का कारण बनता है, और इससे दिन प्रतिदिन कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए न्यूजीलैंड ने कानून को निरस्त करने का, प्रतिबंध लगाने वाले कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नशे से दूर रहें, स्वस्थ रहें और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने पुरुष क्रिकेट में सबसे तेज T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है नामीबिया, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी नामीबिया के लॉफ्टी ईटन ने मात्र 33 गेंदों पर सबसे फास्ट शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने कुल 36 गेंद खेली थी जिसमें इन्होंने 101 रन बनाए हैं। तो आपका प्रश्न है सबसे तेज शतक जो T20 बनाया वो 33 गेंदों पर बनाया है, और इन्होंने 101 रन बनाए हैं 36 गेंदों पर, जिनमें 4 तो इसमें चौके थे और 8 इसमें छक्के थे। इन दोनों को मिलाकर इन्होंने कुल 33 गेंदों पर शतक बनाया है। इन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला का रिकॉर्ड तोड़ा है, और यह जो रिकॉर्ड बनाया है यह लॉफ्टी ईटन ने नेपाल में त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही तो इसमें बनाया। और इसी मैच में एक और रिकॉर्ड बना है, इसी मैच में दीपेंद्र हेरी ने मात्र 9 गेंदों पर अर्धशतक यानी हाफ सेंचुरी बनाई है। तो याद रखने, सबसे तेज हाफ सेंचुरी दीपेंद्र हेरी और सबसे तेज सेंचुरी या शतक लॉफ्टी ईटन ने बनाया है, नामीबिया के रहने वाले हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल बिजनेस सिम्पोजियम 2024 किस देश में आयोजित किया गया था, जहां हेराल्ड ग्लोबल के प्रधान संपादक श्री सैमिक सेन ने प्राइड ऑफ UAE और एशिया के प्रतिष्ठित ब्रांडों को सम्मानित किया था? ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात में, ऑप्शन सी है सिंगापुर में, ऑप्शन डी है जापान में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में प्राइड ऑफ UAE और एशिया के प्रतिष्ठित ब्रांडों को सम्मानित किया गया है, जिसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी UAE में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर में और गिरावट देखी गई है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है वो होता है ऑप्शन सी जर्मनी में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर और गिरावट देखी गई है, और यह प्रति महिला 0.72 शिशुओं का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, और सबसे कम जो दर है वो देखी गई है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट
ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट यानी बंदरगाह के रूप में किस बंदरगाह का उद्घाटन कर रहे हैं? ऑप्शन ए BO चिदंबरनार बंदरगाह, ऑप्शन बी है भुट्टुकुडी बंदरगाह, ऑप्शन सी है कांडला बंदरगाह, ऑप्शन डी है मोरमुगाओ बंदरगाह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए BO चिदंबरनार बंदरगाह। यह देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने वाला है और प्रधानमंत्री ने 2023 जनवरी 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी। याद रखिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की जो शुरुआत वह जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई और इसका जो लक्ष्य है वो है 2023 से लेकर 2030 तक, यानी 2030 तक हाइड्रोजन उत्पादक में 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष की उत्पादन करना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो प्रश्न का हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन ए, पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब जिसका नाम है PO चिदंबरनार बंदरगाह का उद्घाटन कर रहे हैं। आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किए गए स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है एकल भाषा सामग्री प्रावधान, ऑप्शन बी है मानव सहायता पाठ्यक्रम चयन, ऑप्शन सी है गैर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी है बहुभाषी सामग्री और AI सक्षम चैटबॉक्स सहायता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, बहुभाषी सामग्री और AI सक्षम चैटबॉट सहायता। तो स्वयं प्लस की हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसकी जो संपूर्ण फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टडी वेब एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो यह जो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है वह फ्री पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है और भारत के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। सुरक्षित रहें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें।